बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जीन थेरेपी का जो नेक्स्ट पोर्शन है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्स वीवो जीन थेरेपी को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम इन वीवो जीन थेरेपी को डिस्कस करेंगे। तो इन वीवो जीन थेरेपी नाम से जाहिर है कि जिसमें इंसर्शन ऑफ जीन होगा किसी भी टिश्यू के अंदर, लेकिन वो विद इन द बॉडी, यानी हमने जीन्स को टारगेट टिश्यू के अंदर भेजना है। वहाँ जीन जब इंसर्ट हो जाएगा तो वो अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर देगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि डायरेक्ट मेथड ऑफ इंसर्टिंग द जेनेटिक मटेरियल, कि हमने यहाँ डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करना है टारगेटेड टिश्यू, लेकिन वो टारगेटेड टिश्यू जो होंगे वो पेशेंट के अंदर ही होंगे, उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा जैसे हम एक्स वीवो जीन थेरेपी में करते थे। अच्छा, यहाँ भी कुछ एग्जांपल दी गई है। जैसे पहली एग्जांपल हमारे पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें म्यूकस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा थिक हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जिन सेल के ऊपर म्यूकस बन रही है तो वो सेल की जो सरफेस है उस पर साल्ट और वाटर का जो बैलेंस है जिसने म्यूकस को बनाना है वो सही तरह मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि वो जीन्स जिन्होंने उन साल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके म्यूकस के लेवल को मेंटेन रखना है ताकि वो ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो, ज़रूरत से कम भी ना हो, तो वो जो जीन्स हैं वो फेल हो जाते, वो नॉर्मल नहीं होते या वो ख़राब होते हैं। तो जिसकी वजह से जो म्यूकस है उसका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है और म्यूकस ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक उस वक्त बन जाती है जब ये काम हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस हो जाए तो इससे हमारा जो पैसेज है जिसको एयर पैसेज हम कहेंगे वो ब्लॉक हो जाएगा और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो बहरहाल इसमें वो जीन्स जिन्होंने उन साल्ट और वाटर के लेवल को मेंटेन करना है तो उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। तो यहाँ क्या होगा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में हो क्या रहा है, इनमें ऐसे जीन्स वो एब्सेंट होते हैं जिन्होंने ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड क्लोराइड क्या करता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब जब ये वाले जो जीन्स नहीं काम करेंगे तो जो म्यूकस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, वो थिक भी हो जाएगी और जो हमारा एयर पैसेज है वो ब्लॉक हो सकता है। तो पेशेंट डाई ड्यू टू न्यूमरस इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब इसका हल क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इन जीन्स को जो ख़राब है इनकी जगह नॉर्मल जीन्स को भेजा जाए। अच्छा, पहले तो ये था कि जिस तरह एक्स वीवो में हम टिश्यू को बाहर निकालते उसमें रेट्रोवायरस के ज़रिए से जीन्स को इंसर्ट करते और बाद में वो टिश्यू दोबारा बॉडी में इम्प्लांट हो जाते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। इस केस में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो लिपोसोमिक माइक्रोस्कोपिक वेजिकल्स हैं। अच्छा, लिपोसोमिक यानी इनकी जो बॉडी है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होगी, ऐसे वेजिकल्स हम तैयार करते हैं। और ये तैयार कैसे होंगे, ये खुद ब खुद बन जाते हैं जब हम लिपोप्रोटीन को एक सोल्यूशन में डालते हैं और उस सोल्यूशन में एक ऐसा जीन भी होगा जो नॉर्मली सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, इस जीन का नाम है CFTR जीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन, यानी जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला इफेक्ट है उसको रेगुलेट करने वाला जीन ये है। तो ये वाला जीन हम लिपोप्रोटीन के साथ मिलकर एक छोटा सा वेजिकल बनाएंगे। अब जब ये वेजिकल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे वेजिकल्स बन जाएंगे, तो फिर इन वेजिकल का स्प्रे हम नॉस्ट्रिल्स के अंदर करेंगे। ज़ाहिर बात है जो नॉस्ट्रिल्स से एयर जो है जिनके अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो ज़ाहिर बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगी। अब चूंकि यहाँ लिपोप्रोटीन का सोल्यूशन है और आपको पता है कि लिपिड्स वाला जो मटेरियल है वो मेम्ब्रेन से बड़ी आसानी से गुजर जाता है, तो इस वजह से लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से बड़ी आसानी से मेम्ब्रेन से ये पार्टिकल गुजर जाते हैं और सेल के अंदर जाके लग जाते हैं। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा सेल में लगे हैं या नहीं लगे, तो इसका सिंपल सा जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वो ये है कि अगर ठीक हो गया तो इसका मतलब लग गए, अगर ठीक ना हुआ उसका मतलब नहीं लगे। ठीक, तो इस वजह से हम कह सकते हैं, और ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये कोई लाजमी नहीं कि वो जो पार्टिकल है वो सही टारगेट पे जाके लगते हैं। इस वजह से एक बात बुक में लिखी गई है, चूंकि हमें नहीं पता कि वो जो हमने चीज़ भेजी है वो सही टारगेट पे जाके लगेगी या नहीं लगेगी। अगर लग गई
तो पेशेंट की खुशकिस्मती थी, वो किसी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाएगी, वो किसी हद तक रिकवरी के फेज़ में आ जाएगा। लेकिन अगर ना लगी तो इसका मतलब वो हमारा सोल्यूशन या मेडिसिन ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ यही बात लिखी गई है, दिस मेथडोलॉजी इज़ नॉट सक्सेसफुल। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि सक्सेसफुल वो होते हैं जिसमें कामयाब होने की रेशो ज़्यादा हो, सक्सेस की रेशो ज़्यादा हो और फेलियर का रिस्क कम हो। लेकिन यहाँ तो 50-50 है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, हमने भेजना है, लग भी सकता है और लग नहीं भी सकता। तो दिस मेथडोलॉजी इज़ नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ लिमिटेड जीन ट्रांसफ़र। अच्छा, दूसरी हमारे पास है कैंसर। कैंसर में भी इसी तरह जीन्स को टारगेट टिश्यू में भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जीन्स को जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, हमने क्या करना है, चूँकि कैंसर को ट्रीट किया जाता है कीमोथेरेपी के ज़रिए से, यानी हम केमिकल भेजते हैं, वो केमिकल इन कैंसर वाले सेल को मार देते हैं। अब होता क्या, जैसे मैं कहता हूँ ये कैंसर है, ये कैंसर है, लेकिन आपको पता है कि कैंसर के सेल नॉर्मल सेल के दरमियान में होते हैं, ये घिरे हुए हैं। अब कीमोथेरेपी में बाज़ दफ़ा ये होता है, हमने मारना इन सेल्स को होता है, लेकिन चूंकि ये वाले सेल्स भी केमिकल्स के जद में आ सकते हैं, तो ये वाले सेल भी मर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा डोज बढ़ाएं तो ज़्यादा डोज बढ़ाने का नुकसान ये होगा कि साथ जो हेल्दी सेल हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, लेकिन अगर हम डोज कम रखें तो इनके मरने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दोनों प्रॉब्लम है, बढ़ाने से नॉर्मल सेल की डेथ ज़्यादा हो सकती है, एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। डोज कम करेंगे केमिकल्स की या मेडिसिन की, तो कैंसर के जो सेल हैं उनके मरने के चांस कम हो जाएंगे, यानी प्रॉब्लम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो जीन थेरेपी की से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं कि जीन थेरेपी टू कैंसर, जब हम जीन थेरेपी कैंसर के पेशेंट को करेंगे तो इसका काम ही ये होगा कि सेल को कीमोथेरेपी से के लिहाज से ज़्यादा टॉलरेट किया जाए, यानी कीमोथेरेपी की जो डोज हम दे रहे हैं वो डोज को बर्दाश्त कर सके जो नॉर्मल सेल हैं, या पेशेंट बर्दाश्त कर सके, आप ये कह सकते हैं। अब इसके लिए दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हम जीन्स हेल्दी सेल्स को लगा दें। अब जब हेल्दी सेल्स को जीन लगाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हेल्दी सेल्स ज़्यादा ताकतवर हो जाए, लेकिन हमने जीन वो लगाने हैं जो इन सेल को ताकतवर बनाए अगेंस्ट कीमोथेरेपी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, जब हम ज़्यादा केमिकल्स भेजेंगे, अब ये चूंकि ताकतवर हो चुके हैं तो इनको नुकसान नहीं होगा, और ज़्यादा डोज होने की वजह से ये वाले सेल मर जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो एरिया है जिसमें नॉर्मल सेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाए। या दूसरा ये है कि हम वो जीन भेजें इन सेल्स को, कैंसर सेल्स को, जो इनको ज़्यादा कमज़ोर कर दें, यानी ये वाले इनको ना छेड़ें, इन सेल को हम जीन भेजें, ये इसको कमज़ोर कर दें। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि जब ये कमज़ोर हो जाएंगे, थोड़ी सी कीमोथेरेपी, ज़ाहिर बात अगर कीमोथेरेपी की जो डोज है, मेडिसिन की जो डोज है वो कम होगी, तो ये वाले जो सेल है इनके ऊपर इफेक्ट कम होगा, लेकिन ये वाले सेल चूँकि कमज़ोर हो चुके हैं ये जल्दी मर जाएंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, या तो नॉर्मल सेल को ताकतवर कर दिया जाए, या कैंसर सेल को ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाए कि थोड़ी सी कीमोथेरेपी में कि वो सराउंडिंग सेल को इतनी इफेक्ट ना करे और जो कैंसर सेल है वो मर भी जाए। तो बहरहाल हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं, आइदर मेक हेल्दी सेल मोर टॉलरेंट, इनको ज़्यादा मजबूत बना दिया जाए, या मेक ट्यूमर सेल मोर वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब जिस पर आसानी से अटैक हो सके। अच्छा, जब बोन मैरो एक दफ़ा प्रोटेक्टेड हो गई, यानी या तो हमने इनको ताकतवर कर लिया या इनको कमज़ोर बना दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी को इस्तेमाल करेंगे, और इससे अब यानी जो सिर्फ कैंसर के जो सेल्स हैं उनकी किलिंग आसान हो जाएगी। अच्छा, एंजियोप्लास्टी क्या होती है? ख़ास तौर पे हमारी वो ब्लड वेसल जो दिल के सेल्स को न्यूट्रिशन या और ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं, तो उनको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी। लेकिन अगर वो क्लोज हो जाए किसी भी वजह से, वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं कि वो जो वेसल है जिसको हमने कोरोनरी आर्टरी कहा है, पहले कोरोनरी आर्टरी आप समझेंगे क्या है। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हमारे हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है। अगर कोरोनरी आर्टरी किसी भी वजह से क्लोज हो जाए, तो अब आप लोगों ने एक कॉमन टर्म सुनी होगी जिसको हम कहते हैं स्टेंट। स्टेंट, वो स्टेंट डाला जाता है। वो स्टेंट होता क्या है? स्टेंट होता ये है कि हमारे पास ये आर्टरी हो गई क्लोज, तो स्टेंट एक बैलून के थीटर होता है, बैलून के थीटर। तो शुरू में वो बहुत बारीक होने की वजह से जब यहाँ आता है, यहाँ आके ये बैलून स्वेल अप हो जाता है,
और इस स्वेलअप होने का फ़ायदा क्या होता है कि दरमियान में इसमें एक आप कह सकते हैं ट्यूब होती है और सराउंडिंग में एक बैलून टाइप होता है जिसको की वजह से ये खुल जाता है और ब्लड गुजरना शुरू हो जाता है और हार्ट के जो सेल हैं उससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल्स कोरोनरी आर्टरी खुल जाती है और जो कोरोनरी आर्टरी के ज़रिए से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हार्ट के सेल तक पहुंचना शुरू हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ अरसे बाद ये फिर बंद हो जाते हैं, फिर दोबारा ऑपरेशन हो, दोबारा सर्जरी, तो इसको हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। ये जो स्टेंट डालने की टेक्निक होती है इसको हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। तो ड्यूरिंग कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, तो एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, अ बलून कैथीटर इज यूज्ड टू ओपन अप अ क्लोज आर्टरी। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली द आर्टरी हैज़ टेंडेंसी, इस आर्टरी के अंदर दोबारा भी सलाहियत है कि वो क्लोज हो सकती है। अब वो क्लोज कब होगी ये वेरी करता है। वेरी से मुराद ये है कि हो सकता है 5 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है 15 साल बाद हो, ये वेरी करता है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेटर ने एक नया प्रोसीजर डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया, ये जो बैलून है इसको साथ कुछ खास किस्म के जीन्स दिए। उन जीन्स का मकसद क्या था, उनके पास एक फैक्टर की इंफॉर्मेशन है जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब होता क्या है, ये जीन्स क्या करते हैं, ये वाला फैक्टर इस रीजन के अंदर नई वेसल्स को डेवलप करवाता है ऐसे, यानी यहाँ नई वेसल डेवलप होना शुरू हो जाती है, नई वेसल डेवलप होना शुरू हो जाती है। पहले मैं कहता हूँ कि एक थी, ये खुल गई है लेकिन अब बंद होने के चांस है, यहाँ से निकली, मजीद एक नेटवर्क बन गया इस एरिया में। अब जाहिर बात अगर ये बंद भी हो जाए तो ब्लड को बाईपास मिल गया है, एक नया रास्ता मिल गया है, तो वो मजीद अब ब्लॉक नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं ये एक नई टेक, लेकिन ये इस जीन्स की वजह से, ये जो डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स हुई है इस रीजन के अंदर, वो इस फैक्टर की वजह से हुई है जिसका जीन्स हमने इस बैलून के साथ भेजा था। तो बैलून इज कोटेड विद ए प्लाज्मिड, तो बैलून को एक ऐसे प्लाज्मिड, ज़ाहिर बात है प्लाज्मिड इज ए पार्ट ऑफ डीएनए, यानी ये डीएनए ही होता है, इसके अंदर ये जीन मौजूद होता है और इस जीन ने क्या करना है, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये फैक्टर बनना शुरू होंगे और ये एक्सप्रेशन के बाद विच प्रोलिफरेट द ब्लड वेसल्स, तो नई नई ब्लड वेसल्स, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ज़्यादा होना, ब्लड वेसल्स की तादाद यहाँ ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी एंड बाईपास द ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया, तो जो एरिया जिसमें रुकावट थी अगर ये ब्लॉक भी हो जाता है, चूंकि नई ब्लड वेसल यहाँ बन चुके हैं तो ब्लड को एक नया रास्ता मिल जाएगा। हैज़ बीन ऑब्जर्व एटलीस्ट 1 पेशेंट, और ये बात ऑब्जर्व की गई है, यानी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और एक पेशेंट में ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है। जाहिर बात अगर एक पेशेंट में अगर हो जाए तो इसका मतलब है हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक है, वो फर्दर इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और बेहतरी के बाद जाहिर बात है फिर इसको बहुत सारे पेशेंट में इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह हमारे पास काफ़ी सारी और भी बीमारियां हैं जैसे हीमोफीलिया, डायबिटीज़, पार्किंसन, एड्स वगैरह, इनमें भी इन विवो जीन थेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये जितनी भी हम जीन थेरेपी के ज़रिए से बीमारियों का इलाज कर रहे हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिस है जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही है। जैसे हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर मिस होते हैं, डायबिटीज़ में इंसुलिन कम होती है, पार्किंसन में डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर कोई ना कोई चीज़ मिस है और मिस आमतौर पर मेल जीन यानी ख़राब जीन की वजह से होती है। तो अगर हम जीन्स को ठीक कर दें तो वो जो मिस चीज़ है उसको बनाया जा सकता है और जब वो बनाया जा सकता है तो ऑटोमेटिकली इन बीमारियों में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जैसे हीमोफीलिया के केस में, अच्छा यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट काम हुआ है। यहाँ हमने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ सेल लिया जिसके पास क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के जीन्स हैं, नॉर्मल जीन्स हैं। हमने क्या किया, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को बॉडी के एक हिस्से में लगा दिया, जैसे यहाँ बात की गई है हीमोफीलिया की केस में एब्डोमिनल कैविटी में उसको लगा दिया गया। तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा तो वो क्लॉटिंग फैक्टर बनना शुरू हो जाए। और बाज़ दफ़ा हम ये जो ग्रुप ऑफ सेल एक आर्टिफिशियल ऑर्गन जिसको ऑर्गेनाइड्स कहते हैं उसमें रखते हैं और फिर हम उसको एब्डोमिनल कैविटी यानी एक हमने आर्टिफिशियल ऑर्गन जिस्म में इम्प्लांट कर दिया। अब वो जो ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ उसका फंक्शन क्या था कि उसने क्लॉटिंग फैक्टर, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, इस वजह से माइनर सा कट लगने की वजह से ब्लीडिंग मुसलसल जारी रहती है
और जब वो क्लॉटिंग फैक्टर बनना शुरू हो जाएंगे, ब्लड में आना शुरू हो जाएंगे, तो इसके जो डिजीज़ के इफेक्ट हैं उसको किसी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। और दूसरी हमारे पास पार्किंसन डिजीज़, ये भी हमने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ी थी, इसमें डोपामिन कम हो जाता है। तो यहाँ जो सेल्स हैं जो डोपामिन प्रोड्यूस करें, उसको डायरेक्टली हम प्लांट कर देते हैं ब्रेन के अंदर, और जब वो ब्रेन में प्लांट हो जाएंगे, वहाँ अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, डोपामिन प्रोड्यूस करेंगे, तो पार्किंसन डिजीज़ के जो इफेक्ट है उसको भी काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो बहरहाल इन सारी बीमारियों में एक बात कॉमन है, इसमें हमने बॉडी के अंदर चीज़ों को भेजा है। जैसे पिछली जो टेक्निक थी उसमें टिश्यू को बाहर निकाल के उसको मॉडिफाई करके फिर भेजा जाता था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो जीन्स है या तो हम अंदर भेज रहे हैं, या जो नॉर्मल सेल है वो बॉडी के अंदर लगाए जा रहे हैं। तो इस वजह से इस टेक्निक को इन विवो कहा जाता है कि ये बॉडी के अंदर ये काम हो रहा है। तो ये हमारा जीन थेरेपी का जो टॉपिक था वो एंड हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।